वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यूर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। स्टार्ट करते हैं हम लोग का लेक्चर नंबर 42। एंड इसके पहले तक के लेक्चर में हम लोगों ने बॉन्ड वैल्यूएशन ख़त्म कर दिया था अब तक, ठीक है। ऑडियो, माई वीडियो एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग गुड, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ ग्रेट, गुड एंड लेट्स स्टार्ट। सो लेक्चर नंबर 42 वी आर स्टार्टिंग विथ नथिंग बट द इक्विटी वैल्यूएशन। इसके पहले तक वाले लेक्चर में हम लोग ने बॉन्ड वैल्यूएशन ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विटी वैल्यूएशन का जितना भी चीज़ होता है वो। तो मैं आपको पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्या चीज़ें डेरिवेशन, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिसका लिंक सीए इंटर से है। अगर आपने सीए इंटर में डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसके बहुत सारे फार्मूला सीए फाइनल में भी है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, सो दैट अगर कभी एग्जाम में सीए इंटर का कोई फार्मूला स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछ ले तो यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस करके। एंड सेकेंड थिंग, वेर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका फॉर्मूला बताना डेरिवेशन ज़रूरी है, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे लगेगा कि नहीं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा समय जाएगा तो विल स्टॉप इट, एंड मैं आपको सामने से बोलूँगा कि यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप फॉर्मूला देख लो, ठीक है। सो इक्विटी वैल्यूएशन, लेट्स स्टार्ट। अपना इक्विटी वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं हम लोग को इक्विटी वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर इक्विटी वैल्यूएशन का फर्स्ट मॉडल। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो हम लोग एक ऐसे इक्विटी का वैल्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो डिविडेंड है वो एक पर्टिकुलर रेट से ग्रोथ होगा। वापस बोलो, हम लोग एक ऐसे इक्विटी का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो डिविडेंड है वो एक पर्टिकुलर रेट से ग्रोथ होगा ईच एंड एवरी ईयर। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वहाँ से डिराइव होके आता है। बट मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका भी है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव करा दूंगा। वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको वो जानना होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला वीडियो अलग से ला दूंगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। बाकी ये जो फॉर्मूला है इट इज़ डिराइव फ्रॉम वन सिंपल, एक और भी फॉर्मूला है, ये उस फॉर्मूले से तोड़ के डिराइव होता है, बट इसका डेरिवेशन वो फॉर्मूला नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ जिस फॉर्मूले से मैं इस चीज़ को डिराइव करूँगा वो उसका रियल डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन कहीं और से होता है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग वो फॉर्मूला याद रखते हैं, वहाँ से डिराइव करते हैं और ये खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सीए इंटर में, प्रोफेसर्स ने, अगर फैकल्टीज़ ने पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा इसके पीछे का डेरिवेशन क्या है, ठीक है। तो इसके पीछे के डेरिवेशन पे इस बार नहीं जाते हैं, बस एक नॉर्मल सा फॉर्मूला अंडरस्टैंड करेंगे और उससे इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिराइव कर लेंगे। गॉट इट। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी टीच यू सम बेसिक थिंग्स। यही सेम फॉर्मूला जो मैं हर बार आपको बताता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की अर्निंग निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, जो भी उसकी वैल्यू है उसको मैं रेट से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने समझा दिया, इधर में बस मैं एक नेटशेल में आपको समझा रहा हूँ। तो जो भी अर्निंग है, अर्निंग निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू है उसको रेट से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालने के लिए अर्निंग वहीं पे होगा, ये जो रेट मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालना है तो मैं अर्निंग ऊपर रख दूंगा और उसको रेट से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे उस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बोलूँ मुझे किसी चीज़ का रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए रेट यहीं पे रखो, अर्निंग वहीं पे रखो, वैल्यू को बस उसके नीचे भेज दो। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ का रेट निकालना है तो उसकी अर्निंग को मैं ऊपर रखूँगा और जो उसकी वैल्यू है उसको नीचे रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो रेट का आंसर आएगा वो डेसिमल्स में आएगा। अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, ठीक है। गॉट इट दिस थिंग। ये सब पहले भी पढ़ाया गया है, बस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लेट मी डील विथ वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे निकालना है रेट। क्या निकालना है, रेट निकालना है। मैं बोलता हूँ मेरा एक इक्विटी शेयर है एंड इस इक्विटी शेयर में आई हैव इन्वेस्टेड ₹100 एंड एट द ईयर एंड, जब ईयर एंड हो गया तो एक इक्विटी मैंने डिविडेंड दिया ₹5 का। कितने का डिविडेंड दिया, ₹5 का। तो अब अगर मैं बोलूँ
मुझे रेट बताओ, रेट क्या आएगा? तो रेट इज़ नाउ वेरी सिंपल, जो भी उसकी अर्निंग है ₹5 वो ऊपर आ जाएगा, ₹100 जो इक्विटी का वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.05 और आई कैन राइट 5%। ठीक है, डन। एंड मैं बोलता हूँ ये जो इक्विटी है, ये जो ईयर एंड पे जो रेट आ रहा है, ग्रोथ रेट जो रेट आ रहा था ईयर एंड पे, जो मुझे डिविडेंड की अर्निंग हो रही है ₹5, वो ग्रोथ होगा एक कांस्टेंट रेट से, और वो कांस्टेंट रेट लेट सपोज करो ₹5 है, सॉरी ₹5 नहीं 5% है। तो ये जो ₹5 का डिविडेंड का अमाउंट है वो ईच एंड एवरी ईयर ग्रोथ होगा एक कांस्टेंट रेट से, यानी हर बार ये डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ होगा, और वो जो रेट है वो है 5% है। कितना है? 5%। तुम लोग क्या बोलते हैं? माई ग्रोथ रेट इज नथिंग बट 5% है। कितना है ग्रोथ रेट? 5%। तो अगर मैं बोलूँ मेरे ईयर 1 का डिविडेंड ₹5 है, तो मेरे ईयर 2 का डिविडेंड कितना बन जाएगा? तो ये ₹5 तो होगा ही, प्लस 5% ऑफ ₹5 कर देंगे। ठीक है, 5% ऑफ ₹5 कर देंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ₹5 आएगा। 5% ऑफ ₹5 निकालते हैं, 5 का 5%, तो आंसर आएगा 0.25। सो दिस विल बिकम योर ₹5.25। एंड अगर मैं बोलूँ मुझे ईयर 3 का डिविडेंड चाहिए, तो मैं बोलूँगा 5.25, उसके अंदर हम लोग प्लस कर देंगे 5% ऑफ व्हाट, 5.25 का डिविडेंड। फिर बेस पे नहीं जाएंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 5%, तो आंसर आएगा 5.25 प्लस 5%, तो आंसर आएगा 5.5125, 5.5125। और इसी चीज़ को निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है। अगर आपको निकालना है तो फॉर एग्जांपल मुझे बोला मेरा जो ईयर 1 का डिविडेंड आएगा, दैट ईयर 1 का डिविडेंड इज़ ₹5, और मुझे निकालना है ईयर 2 का डिविडेंड। मैं बोलता हूँ D2 इज इक्वल टू जो भी ईयर 1 का डिविडेंड है उसमें 1 प्लस ग्रोथ रेट ऐड कर देना, वही तो करना है, ₹1 में ग्रोथ ऐड कर देना। तो मैं बोलूँगा ₹5 विड बी एड एज इट इज़, एंड ग्रोथ को जो लिखेंगे हम लोग डेसिमल में लिखेंगे। ग्रोथ रेट कितना है? 5%, तो इसको हम लोग डेसिमल में लिखेंगे, विच इज़ माई 0.05, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 5 एज इट इज़ रहेगा, और ये बन जाएगा मेरा 1.05। इसको पूरा सॉल्व कर दोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.25। वेरी क्लियर, वेरी इजी। एंड अगर मुझे D4 निकालना है, लेट सपोज D4 निकालने के 2 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको जस्ट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, जब आप डिविडेंड का वैल्यूएशन निकालोगे तो आपको कैसे निकालोगे। ठीक है, मुझे निकालना है डिविडेंड एट द ईयर 4, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, जो भी D1 था, यानी जो भी D0 बोल लो, D1 बोल दो। कभी कभी एग्जाम में D0 दिया होगा कि करंट डिविडेंड इतना था, एक्सपेक्टेड करो, तो हम लोग D1 को बेस मान के आगे कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बेस क्या है। ठीक है, तो D1 जो ₹5 आएगा वो प्लस 1 प्लस ग्रोथ, और मुझे डिविडेंड कब चाहिए? 3 साल बाद। तो D1 पे मैं हूँ, मुझे 3 साल बाद और चाहिए, तो इस ग्रोथ रेट को मैं पावर 3 कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा? पावर 3, क्योंकि यहाँ पे मैं D1 यूज़ कर रहा हूँ। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे D0 यूज़ करता तो ये हो जाता 1 प्लस G टू द पावर 4। तो एक हिसाब से अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो किसी भी डिविडेंड फाइंड आउट करने का, तो फॉर एग्जांपल मुझे D1 निकालना है, तो D0 1 प्लस G टू द पावर n, ये एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कोई भी ईयर का अगर आपको डिविडेंड निकालना है बेस में D0 रख के। तो गॉट इट दिस थिंग। इस चीज़ को हम लोग और डीप में डिस्कस करेंगे जब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे थे ये वाली चीज़। ठीक है, तो हम लोग ने रेट निकाला कैसे? हम लोग ने बोला रेट इज़ नथिंग बट इक्वल टू वॉट एवर इज़ योर ₹5 डिवाइड बाय ₹100। अब ये जो ₹5 था ये क्या था? ये मेरा डिविडेंड एट द ईयर 1 था, और ये ₹100 क्या है? ₹100 इज़ नथिंग बट द मेरा वैल्यू, और इसको मैं एक तरह से बोलूँगा प्राइस, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, ऐसा सॉल्व करके हम लोगों को क्या आ रहा था? रेट मिल रहा था। तो अगर मेरा डिविडेंड ग्रोथ होगा ही नहीं, हर साल मुझे सेम डिविडेंड मिलेगा, और अगर उस केस में मुझे उसका रेट निकालना है तो सीधी सी बात है, जो भी डिविडेंड आएगा डिवाइड बाय प्राइस कर देना, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? रेट मिल जाएगा। और इसी रेट को हम लोग बोलते हैं KE। क्या बोलते हैं? KE इज़ नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझी। अब देखो, अब इससे सेम फॉर्मूला से मैं एक चीज़ डिराइव करता हूँ।
अब मुझे मान लो मुझे प्राइस चाहिए, क्या चाहिए, प्राइस, कि मेरा कितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था उस इक्विटी में, तो मैंने कहा मुझे प्राइस का वैल्यू चाहिए, तो प्राइस को यहाँ पे भेज दो और ये जो के है इसको यहाँ पे भेज दो। तो इफ़ आई वांट माय प्राइस, तो आई विल टेक प्राइस एज इट इज़ हियर एंड D1 अपॉन क्या हो जाएगा, के। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला डिराइव होता है, ये एक फॉर्मूला डिराइव होता है जहाँ पे अगर मेरा डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है वो ज़ीरो है। क्या है ग्रोथ रेट, ज़ीरो। तो यहाँ से मैंने आपको एक फॉर्मूला याद डिराइव करा दिया कि ज़ीरो ग्रोथ मॉडल इज इक्वल टू नथिंग बट Pn इज इक्वल टू Dn+1 डिवाइड बाई के, और आई कैन से D1 अपॉन के। ठीक है, यही था। और इस चीज़ को भी मैं आपको जस्ट वेरीफाई करके बता देता हूँ। देखो, ये जो प्राइस है मैंने ईयर ज़ीरो में इन्वेस्ट किया होगा, अग्रीड दिस थिंग करके, तो ये जो प्राइस है वो ईयर ज़ीरो में इन्वेस्ट किया होगा। तो मैं बोलूँगा ये जो प्राइस है दिस इज़ नथिंग बट इन्वेस्टेड एट द P0 प्लस, उसके लिए मैंने क्या बोला, D1 अपॉन के यूज़ करना है। अब इस जीरो के जगह पे मैं n पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, n। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम Pn एंड दिस विल बिकम n+1, है ना। चलो मैं इसको ऐसे ना लिख के लेट मी थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। P0 इज इक्वल टू D0+1 डिवाइड बाई के, और इस जीरो को अगर हम लोग n से डिनोट करें तो Pn इज इक्वल टू Dn+1 डिवाइड बाय के, दैट्स इट। और ये आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। और अगर मालूम मुझे प्राइस चाहिए तो इट्स वेरी सिंपल, इफ़ आई वांट P0 तो P0 डिवाइड इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई के, एंड ये कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे मेरा जो डिविडेंड का ग्रोथ रेट है वो ज़ीरो है। एंड लेट सपोज मेरा डिविडेंड का ग्रोथ रेट कुछ है, ये जो रेट आ रही है यहाँ से निकल के, दिस रेट इज ग्रोथ एज अ कांस्टेंट रेट। तो बोलूँगा सेम फॉर्मूला रेट। तो देखो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रेट मिल जाएगा, और हम लोग बोलेंगे ये जो रेट है इसी में ग्रोथ रेट हम लोग ऐड कर देंगे कि चलो इतने से ये जो रेट है इसके अंदर और ग्रोथ हो जाएगा, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना लेना है, ऐसे करके हमको रेट पता चल जाएगा ना। व्हाट इज़ योर रेट ऑफ अर्निंग, इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेट ऑफ अर्निंग कितना आ रहा था, 5% आ रहा था जब हम लोग ने ये फॉर्मूला सॉल्व किया। तो एक तो 5% का मैं अर्निंग कमा रहा हूँ डिविडेंड से, प्लस 5% की ग्रोथ और हो जाएगी, तो टोटल मेरी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 10% की हो जाएगी, और वो 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाता है। तो अगर मैं बोलूँ फॉर्मूले के अंदर अगर ग्रोथ रेट आता है तो जो रेट निकालने का फॉर्मूला है इट इज़ नथिंग बट D1 अपॉन के प्लस जी हो जाता है। क्या हो जाता है, D1 अपॉन के प्लस जी। और अगर इसी चीज़ का यूज़ करके, सॉरी यहाँ पे D1 अपॉन प्राइस आएगा, D1 अपॉन प्राइस प्लस के हो जाएगा। ठीक है, एंड इस प्राइस को मैं प्राइस ना लिख के लेट मी राइट लाइक दिस P0, ठीक है, वो लिखता हूँ। और अब मुझे निकालना है ये P0 का वैल्यू, क्या निकालना है, P0 का वैल्यू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये P0 यहाँ पे चल जाएगा और रेट यहाँ पे। चलो रेट पे जाने से पहले हम लोग बोलेंगे रेट विल बी एज इट इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। ये जो प्लस जी यहाँ है उसको वो साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, रेट माइनस जी। ठीक है, एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा रेट माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। ठीक है, एंड फर्दर व्हाट आई वांट प्राइस, मुझे चाहिए प्राइस। तो ये पूरे टर्म्स को मैं यहाँ पे भेज दूंगा। तो जब मैं इस पूरे टर्म को यहाँ पे भेजूंगा तो जो भी मुझे प्राइस निकालनी है P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन रेट माइनस जी। और ये जो रेट होता है, रेट इज़ नथिंग बट मैं इक्विटी का निकाल रहा हूँ, तो इस रेट के जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। और अगर इस जीरो को मैं n से डिनोट करूँगा तो दिस विल बिकम Pn इज इक्वल टू Dn+1। ठीक है, डिवाइडेड n+1 डिवाइड बाय के माइनस जी। गॉट इट। ये कौन सा केस है, दिस इज अ केस ऑफ वेयर योर डिविडेंड इज ग्रोथ बाय अ पर्टिकुलर परसेंटेज। और ये जो फॉर्मूला है आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेम कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है। Pn इज नथिंग बट P0 इज इक्वल टू Dn+1, D1 हो जाएगा डिवाइड बाई के माइनस जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया है ये वैसे डिराइव नहीं होता, वो सिर्फ शॉर्टकट मेथड है डिराइव करने का। बट ये फॉर्मूले के डेरिवेशन के पीछे इसका लॉजिक नहीं है, ये वाला लॉजिक नहीं है। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करके बताया इस फॉर्मूले के पीछे ये वाला लॉजिक नहीं है, कुछ और लॉजिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लॉजिक है। अगर आपको जानना होगा वीडियो में कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊँगा।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो नॉर्मली हम लोग ने डिराइव किया था विद द लॉजिक, और इससे बस हम लोग इसको डिराइव करके बस बताते हैं। बट ये फॉर्मूला इससे डिराइव्ड नहीं होता है, मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव कहीं और से होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो सारी चीज़ें अजम्पशन लेनी पड़ती है फिर डिराइव होता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोलूँ कि मुझे इक्विटी का वैल्यूएशन करना है कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज़ करके, तो आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, एकदम क्लियर, यस। चलो, तो यहाँ पे सारी बातें लिखी गई है। वेयर जो पी एन होता है, पी एन इज नथिंग बट प्राइस फॉर एन ईयर और करेंट मार्केट प्राइस। जी इज नथिंग बट द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। ये बी इंटू आर हम लोग आप लोग ने सी इंटर में भी पढ़ा होगा। अगर आपको ग्रोथ रेट निकालना है तो आप बी इंटू आर कर दो। क्या होता है बी इंटू आर, तो देख लो नीचे इसका डिस्कशन है। ग्रोथ रेट नथिंग बट बी इंटू आर। बी इज योर रिटेंशन रेशियो, कि आप जितना कमा रहे हो उसमें से आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, रिटेंशन रेशियो। और आर इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न, जो पैसा आप नहीं बांट रहे हो शेयर होल्डर को, वो जो पैसा आप अपने बिजनेस में रख रहे हो उसके ऊपर आपका बिजनेस कितना अर्न करके दे रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिटर्न। तो लेट सपोज आपने 1 रुपीज़ कमाया एंड 0.60 आपने रिटेन कर लिया, तो 60% हम लोग ने रिटेन कर लिया। इस 60% को डेसिमल में बोलेंगे 0.6 पोर्शन हम लोग रिटेन कर लिए, और उसके ऊपर अगर आपने 15% का रेट ऑफ रिटर्न अर्न करते हो तो आपका ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा 9%। यानी जो भी आप पैसा अपने बिजनेस में रख रहे हो वो 9% से ग्रोथ होगा इन शॉर्ट में, क्योंकि आपने पैसा कितना रखा 0.6 पोर्शन ही रखा और उसका 15%, कितना आ जाएगा 9%। और इसी ग्रोथ रेट को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो वो जाएगा 0.09, ठीक है। दैट्स इट, डन। तो ये हो गया आपका ग्रोथ रेट। B is nothing but retention ratio, R is nothing but return on equity, and KE is nothing but discounting rate और opportunity cost of capital। KE आपका या तो discounting rate होगा या तो opportunity cost of capital होगा, वही cost of equity, ठीक है। ये दोनों मैंने पढ़ा दिया। एंड आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो KE है, KE एंड योर G, इसको जब आप सॉल्व करो तो राइट इन डेसिमल्स। इसको आप एग्जाम में डेसिमल्स में लिख के सॉल्व करना। अदरवाइज अगर आप इधर परसेंटेज में लिखोगे तो आपको कैलसी पे सॉल्व करते टाइम परसेंटेज का साइन प्रेस करना पड़ेगा। तो बेटर होता है आप यहाँ डेसिमल में लिख के सॉल्व करो, विच विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। वीडियो पॉज करो और आप इतना रीड कर लो। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने। चलो अब सेकेंड चीज पे जाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर P0, हियर मोस्टली यू हैव टू फाइंड कैलकुलेट P1। चलो तो ये इसके पीछे का जो लॉजिक है, एक बार हम लोग ये सारे लॉजिक्स को समझते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा अलग होगा। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो चीज़ें अलग थी, नीचे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज़ें अलग है, ठीक है। एकदम ध्यान से हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलो, और ये जो कैलकुलेट होगा प्राइस, ये किसी फ्यूचर के पर्सपेक्ट को लेके कैलकुलेट नहीं कर रहे। ऊपर जो हम लोग प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे वो हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि हमारा जो पैसा है वो इक्विटी शेयर में हमेशा वहाँ पे रहेगा, तो सिर्फ जो डिविडेंड आ रहा है उस डिविडेंड के बेस पे हम लोग वैल्यूएशन कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो पैसा है वो डिविडेंड के वो एक सामने वाले कंपनी में ऑलवेज इन्वेस्टेड होगा। हम लोग जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो डिविडेंड के बेसिस पे कर रहे हैं कि ईच ईयर हम लोग को डिविडेंड मिलने वाला है। तो ऐसे डिविडेंड का वैल्यूएशन हम लोग करें तो हम लोग का वैल्यूएशन क्या होने वाला है, मतलब आज के डेट में मुझे कितना पैसा उसको देना चाहिए। गॉट इट। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस। तो अगर क्वेश्चन में बोला डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्लाई करो, ये सब अप्लाई करो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर देना। एंड कुछ नहीं बोला तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है आओ डिस्कस कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, जब मैं बोलूँ आपको P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। P0 को शॉर्ट में लिखते हैं CMP, करंट मार्केट प्राइस। और अगर मैं बोलूँ मैं आपको P1, तो P1 का मतलब होता है एक साल बाद की प्राइस, यानी प्राइस आफ्टर प्राइस एट ईयर 1। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ईयर 1 पे क्या प्राइस था। और अगर मैं आपको बोलूँ D1, तो D1 का मतलब होता है डिविडेंड एट ईयर 1। क्या बोलेंगे डिविडेंड को, D1 क्या होता है मेरा, डिविडेंड इज नथिंग बट डिविडेंड एट ईयर 1, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज है। अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। एकदम सिंपल से सोचो कि मैंने ईयर 0 में एक शेयर खरीदा एंड ईयर 1 के एंड में मैंने उसको बेच दिया,
तो मेरा रेट ऑफ अर्निंग क्या होगा। ठीक है, वापस मैंने ईयर 0 में शेयर खरीदा एंड ईयर 1 में उसको बेच दिया, तो उससे जो इनफ्लो आएगा, उससे जो आउटफ्लो आएगा, उसी को हम लोग क्या करना है, उसी चीज को हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखो मैं बोलूँगा लेट सपोज P0 इज माई 100। ठीक है, ये मेरा क्या था, इन्वेस्टमेंट है, और इसको क्या मैं एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू बोल लूँ। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो P0 इज इक्वल टू 100, तो क्या मैं इसको एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू बोलूँ। हाँ, एंड आफ्टर ईयर 1 मुझे P1 दिखेगा। जब ईयर 1 खत्म होगा तो ये शेयर की प्राइस कुछ मार्केट में चल रही होगी, एक तो वो हो गया, प्लस इस शेयर से मुझे इनकम मिलेगी इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो भी हो गया। तो मैं बोलूँगा P1 की वैल्यू लेट सपोज 110 हो गई, और इसे जो डिविडेंड मिला वो मिला 10 रुपीज़ में। तो देखा जाए तो एक साल बाद इस 100 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब आफ्टर 1 ईयर 120 हो गई। यस और नो, यस 120 हो गई। तो क्या मैं एक तरह से ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 120 है इसका प्रेजेंट वैल्यू 100 है, और ये जो 100 है इसी का फ्यूचर वैल्यू 120 है। कैन आई टॉक लाइक दिस? यस ऑफ कोर्स आई कैन टॉक लाइक दिस करके। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि माई प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा फ्यूचर वैल्यू, हाँ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, तो हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसको हम लोग 1 प्लस आर से डिस्काउंट करेंगे टू द पावर एन। जिस भी ईयर में वो कैश फ्लो मिलेगा उससे हम लोग डिस्काउंट करेंगे, और यहाँ पे जो कैश फ्लो मिल रहा है वो 1 ईयर बाद मिल रहा है, तो इसको हम लोग टू द पावर 1 लिखे या फिर ना लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम देखो जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, 100 है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है मेरा, 100 है। क्लियर है, हाँ 100 है। फ्यूचर की वैल्यू क्या है, फ्यूचर की वैल्यू है 110 प्लस 10, एंड ये क्या है 1 प्लस आर। यहाँ तक चीज़ें समझी 1 प्लस आर तक? यस ऑफकोर्स समझ में आ गई। अब ये जो डिस्काउंटिंग रेट होता है ना, यहाँ पे हम लोग आर ना लिख के क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि मेरा इक्विटी का खर्चा कितना गया, ये इसमें जो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें मुझे कितना अर्निंग हुई। एक तरह से यही हो गया ना कि अर्निंग कितना करो, तो मेरा इक्विटी का कॉस्ट कितना चला गया, 100 से 110 हो गया, 100 से 120 हो गया। तो अगर हम लोग अब जाके इस पूरे टर्म्स को फॉर्मूले में अगर इनबिल्ड करें तो ये मेरा 100 क्या था, 100 माई 100 इज नथिंग बट P0। ओके 100 इज नथिंग बट P0। 110 क्या था मेरा, 110 इज नथिंग बट P1, एंड 10 क्या था, 10 इज नथिंग बट D1 एंड 1 प्लस KE। तो ये एक फॉर्मूला डिराइव होता है इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट व्हाट, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट माई P0 का प्राइस। अगर आज के दिन मुझे प्राइस निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक साल बाद खड़ा हूँ, मुझे आज के दिन का P1 पता है, D1 पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, तो उसका यूज़ करके मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, P0 फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट ऐसा रेयरली होता नहीं है। होता यह है कि मुझे आज के दिन का प्राइस पता है, एक साल बाद डिविडेंड कितना मिलने वाला वो पता है, तो ऑन द यूजिंग ऑफ P0 एंड D1 आई कैन कैलकुलेट माई P1 का प्राइस। क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, मेरे P1 का प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ ऑन एन एस्टिमेशन बेस्ड। वो कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो, सेम फॉर्मूला लिखेंगे। मुझे चाहिए P1 का वैल्यू, तो मैं बोलूँगा ठीक है P0 को यहीं पे रखते हैं, इसको यहाँ पे भेजते हैं, तो मैं बोलूँगी P0 को यहीं पे रखो, 1 प्लस KE को यहाँ भेजो, और इज इक्वल टू ये क्या बन गया, P1 प्लस D1। नाउ व्हाट आई वांट ओनली P1, तो ये D1 इधर प्लस में है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो P0 1 प्लस KE माइनस D1 इज इक्वल टू P1। ठीक है, तो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट प्राइस आफ्टर ईयर 1 तो आई कैन कैलकुलेट, अगर मुझे आज के दिन की प्राइस पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, और डिविडेंड ईयर 1 के एंड में कितना मिलने वाला वो पता है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि उसका एक साल बाद का प्राइस क्या होगा। बट ये सिर्फ अप्लाई होता है कहाँ पे, अगर आपको सिर्फ 1 ईयर का प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट ओनली फॉर द बेसिक 1 ईयर, जहाँ पे डिविडेंड कोई पर्टिकुलर रेट से ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर डिविडेंड के ग्रोथ रेट के बारे में कोई भी बात आपको बोली नहीं गई है, उस केस में ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट दिस थिंग, वेरी सिंपल। यस, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर P0, और ईयर मोस्टली यू हैव टू कैलकुलेट P1। तो मैंने P0 का फॉर्मूला कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर में इतना प्राइस मिलेगा, उसको डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, या फिर हम लोग बोलेंगे P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1, और यहाँ पे जो KE है और ये वाला KE
के ई है, इसको किस में लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है। किस में लिखना है, डेसिमल्स में। वेयर P0 इज इक्वल टू प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। P0 क्या हो जाएगा, मेरा बिगिनिंग में जो प्राइस था वो। P1 क्या हो जाएगा, प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। एट D1 इज नथिंग बट डिविडेंड एट द एंड ऑफ पीरियड। एंड K इज नथिंग बट, या तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो, या तो डिस्काउंट रेट ले लो, या तो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ले लो। ये कंसेप्ट सीए इंटर का था, ठीक है। मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ा यहाँ पे बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट इफ इन द क्वेश्चन दे विल आस्क यू अबाउट दिस थिंग करके, और ये चीज़ आपको यूज़ होगी, ठीक है। जहाँ पे यूज़ होगी ये सेम चीज़ आपको यूज़ हो जाती है कहाँ पे, अगर आप पोर्टफोलियो का चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे यूज़ हो जाता है। एंड बेसिक है तो हमको पढ़ना है। चलो अब हम थर्ड वैल्यूएशन मॉडल में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग को मार्केट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, मार्केट का प्राइस बट यूजिंग वॉल्टर मॉडल। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मार्केट का प्राइस निकालना है, लेकिन क्या यूज़ करके, वॉल्टर मॉडल का यूज़ करके। तो चलो ये तो मस्त आपको भारी भरकम फॉर्मूला दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है कि नहीं। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको बताता हूँ कैसे आया है, ठीक है। सी इंटर में आपने पढ़ा होगा, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार यहाँ पे देख लो। एक शॉर्ट डिस्कशन में इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। गॉट इट दिस थिंग, आगे बढ़ा जाए। चलो देखो, हम लोग ने एक फॉर्मूला इसके पहले जस्ट पढ़ा ही था कि अगर मुझे प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा D1 आएगा उसको मैं डिवाइड बाई के ही कर दूंगा। और इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूँ तो मेरा D1 कुछ नहीं था, D1 मेरा इनकम था, ठीक है। और ये मेरा के क्या था, मेरा रेट था। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ की वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूँगा जो भी मेरा इनकम है वो ले लो एंड डिवाइड बाय क्या कर दो, रेट कर दो, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना है, रेट करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो चीज़ें आ रही थी ये परपेचुअल ग्रोथ रेट था, कि यहाँ पे ग्रोथ हमेशा के लिए रहेगा, यहाँ पे भी ग्रोथ हमेशा के लिए रहेगा बट कांस्टेंट रेट से रहेगा, ठीक है। अब मैं इस फंडे पे आ जाता हूँ। अगर मुझे किसी भी चीज़ की वैल्यू चाहिए मैं बोलूँगा इनकम डिवाइड बाय रेट। क्या बोलूँगा, इनकम डिवाइड बाय रेट। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हुआ ये कि कंपनी ने कमाया 10 रुपीज़। कितना कमाया, 10 रुपीज़। उसमें से कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया, D1 इज नथिंग बट 4, और कंपनी ने रिटेन कर लिया। ये कंपनी की 10 रुपीज़ की क्या थी, अर्निंग थी। दिस इज नथिंग बट अर्निंग 10 रुपीज़, एंड कंपनी ने 4 रुपीज़ का क्या कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। इट मीन्स कंपनी ने कितना पैसा री इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, तो कंपनी ने पैसा जो री इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, दैट इज रिटेन अर्निंग जो कंपनी का बच गया, वो बच गया 10 माइनस 4 विच इज़ नथिंग बट ₹6, ठीक है। अब ये जो 6 रुपीज़ है, ये जब कंपनी बिजनेस में पैसा डालेगी तो कुछ वैल्यू जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये 6 रुपीज़ के वैल्यू को जनरेट कराने के लिए, अगर ये 6 रुपीज़ का पैसा मैं बिजनेस में पुटअप कर रहा हूँ तो मेरा वैल्यू क्या जनरेट होता है, तो वैल्यू इज़ नथिंग बट वॉट एवर इज़ माई इनकम डिवाइड बाय क्या करना है, के ही करना है। बट क्या ये 6 रुपीज़ पे पूरा 6 रुपीज़ मेरा आ जाएगा, क्या नहीं। ये 6 रुपीज़ को जब मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न में अर्न करूंगा। वो जो रेट ऑफ रिटर्न अर्न करूंगा वो मेरी इनकम बनेगी। ये पूरा 6 रुपीज़ मेरा इनकम नहीं है, ये 6 रुपीज़ मेरा कैपिटल का फॉर्म है। इस कैपिटल के फॉर्म को जब मैं बिजनेस में डालूंगा तब मैं एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न अर्न करूंगा। एंड लेट सपोज जो कंपनी जब बिजनेस में पैसा डालती है तो जो रेट ऑफ रिटर्न अर्न करती है वो 10% अर्न करती है, ठीक है। तो 6 रुपीज़ का 10% कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे इनकम कितना अर्न करेगी कंपनी, कंपनी इनकम अर्न करेगी 6 रुपीज़ का 10%। तो हम लोग बोलेंगे 6 रुपीज़ का 10% 0.6। एंड लेट सपोज जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा था, दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेट सपोज 15% है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0.6 डिवाइड बाय 15% ईच, तो आंसर कितना आ गया, 4 रुपीज़। तो फुल लाइफ टाइम इस कंपनी, फॉर अ लाइफ टाइम कंपनी ने जो 6 रुपीज़ का रिटेन अर्निंग रखा था अपने पास, जब वो बिजनेस में डालेगी 10% का रिटेन फॉर अ लाइफ टाइम अर्न करते रहेगी, तो वो कंपनी टोटल उससे वैल्यू कितना जनरेट कर लेगी, 4 रुपीज़ का वैल्यू वो टोटल जनरेट करेगी। बट ये 4 रुपीज़ का वैल्यू टोटल जनरेट कब कर रही है, इनकम देखने के लिए, ठीक है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं 6 रुपीज़ के रिटेन अर्निंग से जब बिजनेस में पैसा जाता है 10% की अर्निंग होती है लाइफ टाइम, तो वो 4 रुपीज़ का वैल्यू जनरेट करता है। एंड एक तरह से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 4 रुपीज़ का डिविडेंड मिल गया, 4 रुपीज़ की वैल्यू जनरेट हो गई रिटेन अर्निंग से, तो हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम कितना जनरेट हो गया, विच इज़ 4 + 4 एंड डिवाइड बाई के ही करेंगे। मैंने बताया था वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई के ही कर देंगे। तो इसको आप डिवाइड बाई के ही करोगे और लेट सपोज डिवाइड बाई 15% करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 15%, 8 डिवाइड बाई 15% विच इज़ 53.33%।
53.33%। दिस इज योर थिंग, ठीक है। ये 15% को आप ऐसे ना लिख के आप डेसिमल में लिख के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे भी आंसर सेम आएगा। 4+4 डिवाइड बाय 0.15 कितना आ गया 53.3। अब इसको तोड़ते हैं, ये हम लोग ने पूरा लाया कैसे, तो सिंपल सी बात है, ये जो 4 का अमाउंट था ये तो D1 था, या फिर मैं चलो इसको D लिख देता हूँ कि ये तो डिविडेंड का अमाउंट था, प्लस ये 4 कैसे आया, तो ये 4 की स्टोरी देखते। दिस 4 इज़ नथिंग बट हाउ इट दिस 4 इज़ कम, तो ये 4 आया था 0.6 करके, तो 0.6 डिवाइड बाय 15% करके आया था। फिर ये 0.6 कैसे आया था, 0.6 इज़ नथिंग बट जो भी हम लोग ने जो भी हम लोग का रिटेन अर्निंग था, रिटेन अर्निंग कैसे मिला था, अर्निंग में से D माइनस किया था तो रिटेन अर्निंग मिला था, मल्टीप्लाई बाय उसको हम लोग ने रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड बाय क्या आ गया, KE आ गया। तो ये जो पूरा फंडा है 4 रुपीज़ का, इट इज़ नथिंग बट द डेरिवेशन ऑफ दिस E माइनस D मल्टीप्लाई R डिवाइड बाय KE। तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट अर्निंग माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय R एंड R डिवाइड बाय KE कर दो टू द होल पावर डिवाइड बाय KE, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लो, D प्लस E माइनस D मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय KE टू द पावर KE, और ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे है। डन, सॉर्टेड। E माइनस D बाद में लिखा है, R डिवाइड बाई KE पहले लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। तो इस हिसाब से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। बट और इसके अंदर कुछ चीज़ें देख लेते हैं, वेयर P इज़ नथिंग बट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो P का मतलब होता है मार्केट में प्राइस क्या चल रही है शेयर की, A इज़ नथिंग बट अर्निंग प्राइस ऑफ अर्निंग पर शेयर, D इज़ डिविडेंड पर शेयर, KE इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। तो KE का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटेड या फिर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, एंड R इज नथिंग बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है आपका R। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, IRR बोलते हैं, ठीक है। अब मैं वॉल्टर फार्मूला का एक डिसीजन मेकिंग भी आपको बताने जा रहा हूँ कि एज पर वॉल्टर फार्मूला कब हम लोगों को बिजनेस में रिटेन अर्निंग री इन्वेस्ट करना चाहिए और कब हम लोगों को रिटेन अर्निंग री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना कमाया उतना पैसा सबको बांट देना चाहिए। यानी वॉल्टर फार्मूला जब बना था तो वॉल्टर जी ने जब फार्मूला बनाया था, ठीक है, व्हेन मिस्टर वॉल्टर फॉर्म दिस फार्मूला, सो हिज व्यू ऑफ इज वेरी क्लियर, ठीक है। हिज व्यू इज लाइक व्हेन वी हैव टू रिटेन द अर्निंग एंड व्हेन वी डोंट हैव टू रिटेन द अर्निंग, तो कब हम लोग को अपना अर्निंग रिटेन कर लेना चाहिए बिजनेस के लिए, एंड कब हम लोग को अर्निंग रिटेन नहीं करना चाहिए, जो भी कमाया वो इन्वेस्टर्स को दे देना चाहिए, यानी शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए। तो फॉर दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट थिंग। कंसेप्ट नोट्स बड़ी हाई थ्योरी, तो वो आपको पता चलेगा यहाँ से। This is Walter formula and what he is telling to you this. If your company is in growth stage, अगर आपकी कंपनी ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज का मतलब क्या, बिजनेस में जो पैसा डाल रहे हो उससे आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो, लेकिन उस बिजनेस में पैसा जो आपने डाला वो जो पैसे का कॉस्ट है वो कम है। यानी बिजनेस में जो आप पैसा इनपुट कर रहे हो उससे आप 15% की अर्निंग कर रहे हो, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 12% की कॉस्ट है। यानी कहीं से 12% पे आप पैसा ला रहे हो और उस 12% से 15% बना रहे हो बिजनेस के हेल्प से। तो उस केस में आपका धंधा जितना भी अर्निंग करता है उस पूरे के पूरे अर्निंग को आप रिटेन कर लो एंड अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो सिर्फ 12%, सामने वाले को 12% देना है एंड बदले में आप 15% अर्न करके दे रहे हो। तो सीधी सी बात है, किसी से 12 रुपये पे सामान हम लोग ने लिया और सामने वाले को 15 रुपये में सेल ऑफ कर दिया, तो 3 रुपीज़ मेरा बिजनेस का मार्जिन हो गया। इसी तरह कॉस्ट में भी देखा जाता है, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है एंड आपका बिजनेस 15% अर्न कर रहा है, इट मीन्स जो भी अर्निंग आपका बिजनेस कर रहा है सबको रिटेन करो, बिजनेस में री इन्वेस्ट करो, इससे आपका वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, और जब वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी और उनको प्रॉफिट हो जाएगा, वो शेयर बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% है, यानी बिजनेस आप पैसा भी 13% पे ला रहे हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी 13% पे ही आप कमा रहे हो, तो कोई बात नहीं, जितना चाहिए उतना डिविडेंड दो या मत दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर एक पे आउट डिविडेंड का ऑप्टिमम होगा। और पहले वाले केस में आप 0 डिविडेंड पे आउट रखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट कितना आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। एंड अगर आप कॉस्ट
आपको जो पड़ रही है 15% की पड़ रही है, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप सिर्फ 10% की अर्निंग कर पा रहे हो, तो इस केस में एडवाइजेबल होता है उस केस में बिजनेस जो भी अर्न कर रहा है पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो, एक भी पैसा रिटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि बताओ क्या यहाँ पे डिविडेंड रिटेन अर्निंग करना चाहिए कि पे आउट पॉलिसी क्या होना चाहिए, तो आप ये चीज़ों का यूज़ करके यू कैन गेट इट करके, ठीक है, डन। तो हम लोग का ये वाला चीज़ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये अर्निंग मॉडल का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग देखो जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे लिख देना, मतलब मैंने तो यहाँ पे लिख दिया, वो तो आपको मिल ही जाएगा। अर्निंग मॉडल, अगर आपको कंपनी के अर्निंग के बेसिस पे इक्विटी का प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो एकदम सिंपल, ये जो फॉर्मूला है ये पूरे के पूरे डिराइव्ड फार्मूला। कौन सा डिराइव्ड फार्मूला? देखो हम लोग ने एक चीज़ देखा था जस्ट अभी, what we have saw that if you want price then it is nothing but d1 upon ke minus g, यही देखा था हम लोग ने। यस ऑफ कोर्स वी हैव सॉ दिस। अब ये जो d1 है ये d1 आता है कैसे, चलो उसकी डिस्कवरी करते हैं। आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। एग्जांपल, कंपनी की जो अर्निंग है और इस अर्निंग जो भी कंपनी ईयर 1 में कमा रही है, तो ईयर 1 अर्निंग कमाएगी वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं E1 से डिनोट करते। किससे डिनोट करते? या तो ई लिख देगा या तो E1 लिख देगा, बट आपको हमेशा याद रखना है जो अर्निंग एक्सपेक्टेड अर्निंग होती है हमको वही कंसिडर करना होता है कि कितना हमको पैसा मिलेगा। कंपनी ने अर्निंग की 10 रुपीज़ की, एंड जो भी कंपनी अर्न कर रही है उसमें से वो रिटेन कर लेता है। कितना रिटेन करता है कंपनी रिटेन करता है 60%। हाउ मच कंपनी इज रिटेनिंग? 60%। तो इस केस में सामने वाले को डिविडेंड कितना मिलेगा? तो डिविडेंड इज वेरी सिंपल, हम लोग बोलेंगे अगर 60% रिटेन कर रहा है तो डिविडेंड जो पे आउट रेशियो होगा, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट 40% हो जाएगा, है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो एक तरह से क्या हो जाएगा? 40%, यानी इस 10 का कितना पे करेंगे? 40%, विच इज नथिंग बट ₹4। अग्रीड। तो ये जो ₹4 D1 का वैल्यू आया, वो आया कैसे? वो आया जो भी कंपनी ने अर्निंग किया ईयर 1 में, E1 बोलेंगे उसको, मल्टीप्लाई बाय आप DPS कर दो, या तो डिविडेंड पे आउट जो भी होगा वो कर दो। अच्छा DPS नहीं करना, इसको डिविडेंड पे आउट बोलते, ठीक है। DPS इज नथिंग बट डिविडेंड पे आउट पर शेयर होता है, एंड इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 40% को डिविडेंड पे आउट बोलेंगे, ठीक है। इसको आप 40% भी लिख सकते हो या फिर 0.4 भी लिख सकते हो, और जो मेरा रिटेंशन रेशियो या तो 60% होगा या तो 0.6 होगा। अब दूसरा तरीका क्या है निकालने का? तो ये हो गया एक्सपेक्टेड E1 इज इक्वल टू नथिंग बट डिविडेंड पे आउट। एक तो डिविडेंड पे आउट निकालने का तरीका, एक तो D1 निकालने का तरीका ये है कि जो भी आपका अर्निंग है वो ले लो और आप उसको सीधा डिविडेंड पे आउट से मल्टीप्लाई करो, आपको D1 का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मैं बोलूँगा मेरी अर्निंग हुई थी 10 रुपीज़ की, बोलूँगा ठीक है, उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 0.4, यही मल्टीप्लाई करना है, तभी ₹4 आ जाएगा, क्योंकि 0.4%, 40% बोल दो या 0.4 बोलो, बोथ आर सेम करके उतना हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं। अब ये 0.4 लाने का एक दूसरा तरीका क्या है? कुछ नहीं, 0.4 इज नथिंग बट 1 माइनस 0.6, ऐसे ही आएगा। और ये जो 0.6 है ये क्या है? ये हम लोग का रिटेंशन रेशियो है कि 1 में से रिटेंशन हटा दो, बचा हुआ पैसा दे दो। तो इस चीज़ को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? ₹10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.6 is equal to ₹4. Yeah, we can write it down like this. And moving ahead, this 10 is nothing but your E1 multiply by 1 minus this 0.6 is nothing but your retention ratio. और इस retention ratio को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं B। क्या लिखते हैं? B। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको D1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको सामने से डिविडेंड का अमाउंट नहीं देता, वो आपको अर्निंग देगा, आपको रिटेंशन रेशियो देगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द रिमेनिंग थिंग्स, ठीक है।
तो ये D1 का एक वैल्यू ये डिराइव हो गया, दैट इज E1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी, एंड द सेकेंड वन इज E1 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट। ठीक है, लेट अस सो ऑन दिस थिंग करके चलो अप्लाई करते हैं। सो प्राइस बाय यूजिंग गॉर्डन मॉडल और P0 और अर्निंग मॉडल। So P0 is equal to E1 1 minus B divided by KE minus BR. Now this BR is nothing but growth rate is equal to B multiply by R. तो ये B multiply by R इन लोग ने फुल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और P0 is equal to whatever is your E1 just multipy it by dividend payout divided by KE minus BR. That is the same thing is given there करके, एंड यहाँ पे P0 is nothing but प्राइस पर शेयर हो जाएगा, E1 is अर्निंग पर शेयर, याद रखना अर्निंग पर शेयर है, और एक्सपेक्टेड अर्निंग एट ईयर 1 एंड बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो। इसको आपको डेसिमल में लिखना है, कैसे निकालोगे 1 माइनस बी, और जो 1 माइनस बी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, क्या करना है, एक बार वीडियो पॉज करके जस्ट आप इतना रीड कर लो पहले, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने, चलो वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ेंगे ग्राहम एंड डॉड। ग्राहम एंड डॉड के हिसाब से अगर हम लोग को प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा हूँ, ग्राहम एंड डॉड के हिसाब से अगर हमको प्राइस निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ग्राहम एंड डॉड दो लोग थे, उन लोग के प्राइस निकालने का तरीका एकदम ही अलग था। वो लोग ने सीधा बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मल्टीप्लायर का इंतजाम करेंगे। मल्टीप्लायर इज नथिंग बट, ग्राहम एंड डॉड क्या बोल रहे हैं, हम लोग एक मल्टीप्लायर लेके आएंगे कि ये जो इक्विटी शेयर है ये जो भी अर्न कर रहा है उसके अंदर हम एक अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वो अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही प्राइस बन जाएगी। वापस बोल रहा हूँ, लेट सपोज आपने एक जगह पे पैसा डाला एंड आप बोल रहे हो कि इससे मैं 2 रुपीज़ की अर्निंग कर लूँगा, एंड मुझे लगता है कि मेरा जो इसको वैल्यूएशन करना चाहिए वो 2 रुपीज़ का 5 टाइम्स कर देना चाहिए। ठीक है, 2 का 5 टाइम्स कर दूंगा, 10 रुपीज़ आ गया, तो इसका जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। जो हम लोग अमाउंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई। कि एक वेरिएबल लेके आएंगे, उसको क्या करेंगे, अर्निंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम लोग अब यही इसकी वैल्यू है, अब यही इसकी क्या है, वैल्यू है। गॉट इट। तो लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लायर मेरा 2 है। ठीक है, इसको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट सपोज माई मल्टीप्लायर इज 2। ठीक है, तो ग्राहम एंड डॉड, लेट सपोज मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ 2, तो मैं बोला जो भी कंपनी अर्न करेगी उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और वही मेरी प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कौन सोच रहा है, ग्राहम एंड डॉड। तो हम लोग बोला ठीक है, कंपनी क्या अर्न करेगी, तो कंपनी तो डिविडेंड अर्न करती है। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो यहाँ पे ग्राहम एंड डॉड ने ना डिविडेंड को भी पकड़ा और अर्निंग को भी पकड़ा। हालांकि अगर आप सोचोगे तो अर्निंग से ही डिविडेंड पे आउट होता है, बट यहाँ पे वो दोनों के पर्सपेक्टिव को बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कंपनी कितना अर्न करेगी हम लोग वो भी देखेंगे, और एक इन्वेस्टर कितना अर्न करेगा हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, तो उसने बोला हम लोग डिविडेंड भी कंसिडर करेंगे और अर्निंग भी कंसिडर करेंगे। हालांकि देखा जाए तो अर्निंग का ही सब पार्ट होता है डिविडेंड। गॉट इट। बट आप खुद सोचो, सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना चाहिए, डिविडेंड पे करना चाहिए कि अर्निंग पे करना चाहिए। ऑफकोर्स डिविडेंड पे करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर, मैं तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, तो इन्वेस्टर को तो डिविडेंड मिलता है, अर्निंग मिलता नहीं है। लेकिन जो पार्ट अर्निंग में से नहीं मिलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। यानी कहीं ना कहीं इस अर्निंग के अंदर हमको डिविडेंड तो मिल गया बट रिटेन अर्निंग तो छुपा हुआ है। रिटेन अर्निंग है कि नहीं है, यस रिटेन अर्निंग है। तो हम लोग क्या यहाँ पे डायरेक्ट रिटेन अर्निंग लिख सकते हैं, हम लोग क्या यहाँ पे डायरेक्ट रिटेन अर्निंग लिख ले। तो ग्राहम एंड डॉड ने बोला नहीं, आप एक काम करो, ऐसा कुछ भी मत करो, जो भी आपकी कंपनी अर्निंग कर रही है ना उसका बस 1/3 पोर्शन, उसका बस 1/3 पोर्शन हम सपोज कर लेंगे कि वो रिटेन अर्निंग है। देखो वापस बोलो, अर्निंग पूरा ले लो आप कि ये एक बिजनेस कमा रहा है, बट हम लोग सोचते हैं किसके पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर को तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ऑफकोर्स अर्निंग पूरा मिलेगा क्या, नहीं, अर्निंग तो मिलता नहीं। अर्निंग के 2 पोर्शन होते हैं, एक डिविडेंड एक रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बिजनेस में री इन्वेस्ट होगा, जब री इन्वेस्ट बनेगा तो उसका कुछ वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पूरा का पूरा अर्निंग भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अर्निंग के अंदर से ही डिविडेंड निकल के आ रहा है। तो ग्राहम एंड डॉड ने क्या बोला, एक काम करते हैं, पूरा का पूरा अर्निंग कंसिडर नहीं करेंगे, अर्निंग का सिर्फ 1/3 पोर्शन ही कंसिडर करेंगे। हम लोग यही सोचेंगे कि 1/3 पोर्शन भी अर्निंग का हम लोग शेयर होल्डर को दे रहे, जो कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग का पोर्शन हो गया। मिला तो नहीं है हाथ में, मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये होता है डिविडेंड, और अर्निंग का 1/3 करेंगे तो E/3 हो जाएगा।
मैं बोल रहा हूँ ई मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिखो या फिर इसको ई बाई 3 लिखो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। यस ऑफकोर्स। तो अगर आप देखोगे ग्राहम एंड डॉट ने सबसे ज़्यादा वेट्स किसको दे दिया, डिविडेंड को, और अर्निंग को वेट्स कम दिया क्योंकि अर्निंग उनके हाथ में भी नहीं आएगा। एंड बोला इसका जो भी आप एडिशन कर लेना, लेट सपोज डिविडेंड का वैल्यू 2 आ रहा था तो हम लोग ने डिविडेंड लेट सपोज 4 रुपीज़ की डिविडेंड हुई, कंपनी ने पूरा जो अर्निंग किया वो 15 रुपीज़ का किया, बट हम लोग बोलेंगे हमको सिर्फ 1/3 पोर्शन का ही वेट्स दो, तो ये जो पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा 4 + 5 एंड इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा 2 + 9 = 18। तो ये जो 18 रुपीज़ आई, दिस इज योर व्हाट प्राइस ऑफ द इक्विटी। तो ग्राहम एंड डॉट अलग तरीके से चलते, वो बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लायर लेंगे, डिविडेंड को पूरा वेट्स दे देंगे और जो भी अर्निंग है उसको 1/3 वेट्स दे के हम लोग उसका वैल्यूशन कर देंगे, उस हिसाब से क्या आ जाएगी, प्राइस मेरी आ जाएगी। सिंपल, क्लियर, डन, गॉट इट, यस। तो यही था ग्राहम एंड डॉट multiply d plus e by 3. P is equal to nothing but market price per share, d is equal to dividend per share, e is equal to earning per share और m is equal to a multiplier। अब ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लायर 2 है, अर्निंग पर शेयर 15 है, कंपनी पे करता है 20% डिविडेंड, सो डिविडेंड कितना हो गया, 3 रुपीज़ का हो गया। तो p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लायर 3 डिविडेंड, 15 + 3, 15 डिवाइड बाई 3, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा, ये 3 आएगा, 3 + 5 = 8 और आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस कितना आ गया, 16 रुपीज़ इज़ योर प्राइस। गॉट इट, गेट इट, यस। क्या करना है, एक बार इसको रीड कर लो। अगर आपको फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक इतना नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। इसको एक बार आप रीड कर लो एंड जस्ट रीड इट, रीड दिस करके, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं एक लास्ट मॉडल की तरफ, एंड लास्ट मॉडल पढ़ने के बाद वी हैव टू गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। तो फाइनली हम लोग लेक्चर में क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आई ट्राई टू मेक अ सेशन लाइक दैट कि जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो आपको समझाऊं एंड उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, बिकॉज ये अप्रोच मैं पहले से ही फॉलो करते आ रहा हूँ। अगर आप देख रहे होगे जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ एंड फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके साथ क्या होता है, साथ ही साथ हम चीज़ें चलते रहते हैं। देखो क्या लिखा है, एक और फॉर्मूला होता है अगर आपको किसी भी कंपनी का प्राइस निकालना है, शेयर की प्राइस निकालना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो और मल्टीप्लायर अप्रोच। क्या बोलेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो या फिर मल्टीप्लायर अप्रोच। अब प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने का ये सारा का सारा चीज़, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि प्राइस अर्निंग रेशियो वर्क कैसे करता है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट और दे देता हूँ, दैट पी रेशियो इज इक्वल टू 1/KE। ठीक है, विल डिस्कस इट, डोंट वरी अबाउट इट, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी टू मच। सो पी रेशियो, इसके नाम में इसका रेशियो का आंसर होता है, ठीक है। पी रेशियो इज नथिंग बट, पी रेशियो लिखते कैसे पहले वो देखो, फिर हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो इसको लिखते हैं पी डिवाइड बाय ई रेशियो, ठीक है। एंड अगर मैं इसी को एक्सपांड करूँ तो पी डिवाइड बाय ई होता है। नाउ व्हाट इज पी, व्हाट इज ई, तो पी इज नथिंग बट योर प्राइस रेशियो, प्राइस पर शेयर, तो वो कंपनी की प्राइस पर क्या शेयर क्या चल रही है वो लेते हैं एंड डिवाइड बाय उसको उसके अर्निंग से डिवाइड कर लेते हैं। तो प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। एक लाइव एग्जांपल, एक कंपनी का प्राइस पर शेयर 120 है और वो कंपनी जो अर्न करके दे रही है पर शेयर में वो 15 रुपीज़ अर्न करके दे रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कितने टाइम्स वो अर्न करके दे रही है, कितने टाइम्स अर्न करके नहीं दे रही है, ऐसा बोलेंगे 8 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। तो ये जो 8 टाइम्स आ गया, दिस इज व्हाट पी ई रेशियो, ये मेरा क्या आ गया, पी रेशियो आ गया, ठीक है। क्या आ गया मेरा, पी रेशियो 8 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि अगर कंपनी 15 रुपीज़ अर्न कर रही है तो उसका 8 टाइम्स करेंगे तो कंपनी का मार्केट प्राइस आ जाएगा विच इज़ 120 रुपीज़। वेरी सिंपल। एंड कंपनी को अगर रिकवरी परस्पेक्ट से देखा जाए तो अगर मैं कंपनी में 120 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड ईच ईयर अगर कंपनी 15 रुपीज़ मुझे अर्न करके दे रही है, इफ़ आई इन्वेस्टिंग 120 रुपीज़ इन अ कंपनी एंड ईच ईयर द कंपनी इज गिविंग मी अ 15 रुपीज़ ईच ईयर, देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू टेक बैक माई मनी। तो इट विल टेक 8 ईयर्स टू टेक बैक योर मनी इन टू योर पॉकेट। एंड जो कंपनी का वैल्यूएशन होता है वो पी रेशियो पे बहुत होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। अगर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है
ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा है, अर्निंग बहुत कम कर रही है बट प्राइस ज़्यादा, और जितना वो कम होगा उतना वो ठीक होता है। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का प्राइस पी रेशियो 50 है, 60 है, तो आप सपोज करो 50 रुपीज़ के प्राइस पे वो 1 रुपीज़ का अर्निंग करके दे रहा है, विच इज़ नॉट दैट मच गुड, क्योंकि उसका प्राइस उसको रिकवर करने में 50 साल लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग सोचते हैं, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको पी रेशियो दे दिया, लेट सपोज पी रेशियो दे दिया 8 टाइम्स, और मैंने बोला कि वो कंपनी जो अर्न करती है वो 15 रुपीज़ अर्न कर सकती है, तो क्या इस बेसिस पे आप उस कंपनी का प्राइस निकाल सकते हो? वेरी इजी निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे? देखो फॉर्मूला क्या है, पी रेशियो इज इक्वल टू प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। नाउ व्हाट आई वांट प्राइस, तो व्हाट आई डिड, पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो पी रेशियो multiply by earning, if I did I will get my price, and P ratio is how many times, it is 8, multiply by earning is of rupees 15, I will get my price, and if you 8 multiply by 15 then you will get your 120 is your what price. Let me see it. 8 multiply by 15, yeah, 120 is my price. Got it this thing? Agreed. अब मैं बात करता हूँ अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे वो बताओ। चलो तो देखो अर्निंग पर शेयर निकालना इज वेरी सिंपल। अर्निंग पर शेयर इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। किसके लिए निकालना है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाती है, ठीक है, जो भी कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाती है, ये मैं इंडेक्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ। उसमें से आप क्या माइनस करो? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पहले प्रेफरेंस वाले का पैसा माइनस कर दो, फिर जो पैसा बच जाएगा वो सारा का सारा पैसा इक्विटी वाला का होता है, तो डिवाइड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। गॉट इट। और ये ईपीएस का तो पूरा एक चैप्टर ही है जहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे ये चीज़ें निकाली जाती है। इंडेक्स 33, हाँ गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग ईपीएस निकालते हैं। अब मैंने आपको लास्ट फार्मूला और बताया था कि पी रेशियो इज इक्वल टू 1 की, ये मैंने बताया था, यस ऑफ कोर्स मैंने बताया था। चलो पी रेशियो को एक्सपांड करो, पी रेशियो बनता क्या है? तो पी रेशियो इज नथिंग बट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग होता है, ठीक है। एंड क्या मैंने के ई निकालने का एक तरीका बताया था? के ई निकालने का, हाँ के ई का भी था ना। अगर मुझे किसी भी चीज़ का रेट निकालना है, के इज नथिंग बट मैं रेट, चलो मैं आपको ऐसे डिराइव कराता हूँ। अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट निकालने का तरीका क्या था? वॉट एवर इज अर्निंग, अर्निंग ऊपर लिख देना, जो भी उसकी इनकम है वो ऊपर लिख देना, अर्निंग ऊपर लिख देना, एंड डिवाइड बाय कर देना उसके वैल्यू से, है ना। तो एक तरह से के ई का वैल्यू क्या बन जाएगा? अर्निंग डिवाइड बाय प्राइस, है ना। ये लिख सकता हूँ, इफ आई वांट अ के ई देन कैन आई राइट लाइक दिस, के इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय पी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस आई कैन राइट लाइक दिस करके। तो आप एक एनालाइज करो यहाँ पे, देखो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? चलो ये हो गया के ई रेशियो का फॉर्मूला, के इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइड बाय पी। एंड व्हाट इज अबाउट योर पी रेशियो? सो योर पी रेशियो इज इसका उल्टा, पी डिवाइड बाय ई। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है, हाँ हो तो रहा है, इतना तो समझ में आ चुका है। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, तो अगर मैं बोलूँगा 1 डिवाइड बाय पी रेशियो अगर मैं करूँ तो ये भी रिवर्स हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ई डिवाइड बाय पी हो जाता है। क्या हो जाता है? ई डिवाइड बाय पी। एंड ई डिवाइड बाय पी को हम लोग क्या बोलते हैं? के ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के ई, ठीक है। ये कैसे हो गया सर? 1 डिवाइड बाय आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये ऐसे होता है, 1 डिवाइड बाय पी डिवाइड बाय ई होता है, तो जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चल जाता है, एंड देन दिस विल बिकम योर ई डिवाइड बाय पी, ठीक है। तो अर्निंग ऊपर, प्राइस नीचे, तो इस सेम चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ योर के ई। एंड दैट्स हाउ के ई का फॉर्मूला क्या बन जाता है? 1 डिवाइड बाय पी। और अगर मुझे सिर्फ पी निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा? पी को यहाँ भेज दूंगा और के ई को यहाँ पे भेज दूंगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा? पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय के ई। गॉट इट? क्लियर है? अगर कभी एग्जाम में के ई का वैल्यू है और बोला आपको पी रेशियो से वैल्यू निकालो, तो आप पी निकाल सकते हो। 1 डिवाइड बाय के ई करना, आपको पी का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते टाइम याद रखना इस के ई को आप डेसिमल्स में लिखना, ठीक है। अगर आपका के ई 10 फॉर एग्जाम्पल 12% है, तो आप 1 डिवाइड बाय 0.12 लिखना, 1 डिवाइड बाय 12 मत करना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे? 1 डिवाइड बाय 0.12। जब आप करोगे 1 डिवाइड बाय 0.12, तो ये जो 8.33 है ये आपका पी रेशियो आ चुका है, ठीक है। और अगर आपको पी रेशियो 8.33 है, तब आप के ई कैसे निकालोगे? तो इस पूरे को लिखना,
1/83 पूरा लिखना। तो देखो 1/8.33 तो आंसर आ जाएगा 12, 0.12 यानी डेसिमल में आपका आंसर आ गया। गॉट इट? यस। तो हमेशा ये वाला चीज़ माइन्यूट चीज़ें हैं, यहाँ पे नहीं समझते फॉर्मूले के फॉर्म में, एग्जाम में इसमें एरर होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। व्हाट इज पी रेशियो, प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। व्हाट इज ईपीएस, ईपीएस कैसे निकलेगा, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वैल्यू कैसे निकलता है, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, और पी रेशियो इज इक्वल टू 1/ke। ठीक है, इफ बुक वैल्यू, चलो एक काम करो, पहले आप इतना रीड कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले इतना रीड कर लो। देन रीड इट। अब देखो अगर क्वेश्चन में ना बुक वैल्यू पर शेयर गिवन है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू पर शेयर दिया और हम लोग को अर्निंग पर शेयर निकालना है और कोई डेटा नहीं दिया कि कंपनी ने अर्निंग कितना किया है, तो आपको क्या करना है, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए जो भी बुक वैल्यू पर शेयर दिया है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई कर देना कि ये बुक वैल्यू पर शेयर इतना और मेरी कंपनी इक्विटी पे इतना रिटर्न अर्न करती है, तो मुझे पता चल जाएगा। रिटर्न इज नथिंग बट अर्निंग ऑन इक्विटी। ये आपने इंटर में रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा कि अर्निंग, इक्विटी के ऊपर जो भी अर्निंग हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इक्विटी का बुक वैल्यू पर शेयर दिया है तो आपको ईपीएस निकालना, तो आप क्या करोगे, बुक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। नाउ लेट्स गो एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे एंड लेट्स रीड द क्वेश्चन। कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली सीरीज 1 से चालू हो गई। ये रहा आपका क्वेश्चन, जस्ट रीड इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देन रीड कर लिया। देखो क्या लिखा है, अ कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर 137.80। तो ये बुक वैल्यू पर शेयर है एज पर इक्विटी एंड इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%। और जो इक्विटी पे रिटर्न अर्न करेंगे दैट इज 15%। एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटर्निंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग। तो जो भी अर्न करती है 60% रिटेन करती है, यानी कि दिस इज योर रिटेंशन रेशियो, और आई कैन से द सेम थिंग इज नथिंग बट बी एंड इट इज 60%, और आई कैन राइट इन डेसिमल इट इज 0.60 और 6। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इट इज़ नथिंग बट कॉस्ट, तो इसको हम लोग के ई से डिनोट करेंगे। ये इसका कॉस्ट है जो हम लोग हायर करके आ रहे हैं, उसके बदले हम लोग को 18% पे करना पड़ता है। एंड कंप्यूट द प्राइस ऑफ द शेयर, और ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जितना पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो बिजनेस कितना अर्न करके दे रही है, ठीक है, वो वाला कंप्यूट करना है। प्राइस ऑफ द शेयर टुडे, आज के दिन, ठीक है, अभी के दिन यूज निकालना है बाय यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का यूज़ करना है एंड वॉल्टर मॉडल का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइंड करना है वो करना है प्राइस पर शेयर। गॉट इट? स्टार्ट करें सॉल्यूशन। चलो तो आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। वेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ इट करके ठीक है, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्टार्ट करें, देखो सॉल्यूशन, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, देखो सबसे पहले जो भी गिवन चीज़ें हैं वो हम लोग ने लिख दी कि बुक वैल्यू पर शेयर कितना है 137.80, देन रिटर्न ऑन इक्विटी 15%। तो आप इसको 15% लिखो या 0.15 लिखो, दोनों चलेगा। तो चलो मैं सिफर साइड के लिए यहाँ पे 0.15 इन डेसिमल भी लिख देता हूँ। रिटेन कर रहा है 60% ऑफ इट्स अर्निंग, मीन्स बी कितना हो गया 60% और 0.6। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%, और आई कैन राइट लाइक 0.18 एंड इट इज़ नथिंग बट योर के ई। यही आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है। ये आपका इक्विटी बोरो करने का कॉस्ट है और ये 15% बिजनेस अर्न करके दे रहा है। ग्रोथ निकालना है तो बी इंटू आर कर लो। तो देखो बिजनेस कितना रिटेन कर रहा है 0.6 एंड बिजनेस अर्न कितना करेगा 15%, तो ग्रोथ कितनी हो जाएगी 0.16 मल्टीप्लाई बाय 15%, सो 9% इज योर ग्रोथ की रेट। और इसी को डेसिमल में लिखेंगे क्या हो जाएगा 0.09। तो गिवन डिटेल्स हम लोग ने यहाँ तक लिखा, फिर उसके बाद ग्रोथ का रेट निकाल लिया। फिर कंपनी इज अर्निंग, कंपनी का अर्निंग और डिविडेंड पर शेयर आफ्टर द ईयर कितना हो जाएगा। तो ईपीएस निकालने के लिए मैंने बताया था जो भी बुक वैल्यू पर शेयर है वो लेंगे और उसको रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 137.8 मल्टीप्लाई बाय 15%, सो 20.67 इज वॉट, 20.67 इज योर अर्निंग पर शेयर, ठीक है। डिविडेंड निकालना है तो सिंपल सी बात है,
0.6 रिटेन हो रहा है तो 0.4 पेड होगा। और इसी को निकालने का दूसरा तरीका वॉट एवर इज डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी कर दो। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 6 7, 1 माइनस बी इज नथिंग बट बी इज योर 0.6, 1 माइनस 0.6 इज योर 0.4। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 20.67 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो ये 8.27 क्या आ गया, डिविडेंड कितना मिलने वाला है। अब फर्स्ट क्या बोला है, यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का यूज करके निकालो। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, जिस भी ईयर का आपको प्राइस निकालना है दैट इज इक्वल टू डी एन प्लस वन डिवाइड बाई के ई माइनस जी। तो ये करंट अभी का बता रहा है, यानी ही इज वांट पी जीरो, तो पी जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाई के ई माइनस जी। इसका हमने फेमस फॉर्मूला भी देखा होगा, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी और करके। तो जब आपको मिलेगा तो आप ये वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसको अलग थोड़ा सा ये कर देते हैं चेंज, और पी जीरो, ठीक है, डन। दोनों मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, वैल्यूज पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर परपेचुअल ग्रोथ रेट वाला मॉडल का फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन के ई माइनस जी। तो डिविडेंड का वैल्यू लिख दिया 8.27, के ई मेरा 18%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%। याद रखना उसको आपको डेसिमल्स में लिखना है, मैंने वहाँ पे भी बताया था, कंसेप्ट नोट्स में भी कवर्ड है कि इस चीज़ को किस में लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को डेसिमल्स में लिखना है। ये हो गया के इज योर 0.18 माइनस 0.09। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका पी जीरो का वैल्यू आ जाएगा 91.89। दिस इज योर एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गॉट इट। अब वॉल्टर की तरफ चलते हैं। तो वॉल्टर का ये वाला फॉर्मूला, एज पर वॉल्टर अप्रोच दिस इज द फॉर्मूला डी ई माइनस डी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाई के डिवाइड बाय के, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करेंगे, डी का वैल्यू इज 8.27 प्लस अर्निंग कितनी है क्वेश्चन में, अर्निंग इज 20.67, उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 8.27, तो 8.27 डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना पैसा बच गया। वो ग्रोथ होगा 0.515% से। तो यहाँ पे रेट ये वाली चीज़ें भी आपको इन डेसिमल लिखनी, 0.15 एंड 0.18। क्या मैंने यहाँ पे वॉल्टर मॉडल में ये बातें लिखी है, देख लेने दो, नहीं लिखी होगी तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। चलो लिखा है मैंने कि आपको आर एन के ही डेसिमल्स में लिखना है, ठीक है। तो जो बातें यहाँ पे फॉलो की गई है वो वहाँ पे लिखी भी गई है। वैल्यूज पुटअप कर देंगे, डिवाइड बाय 0.18, फिर दिस माइनस दिस करोगे तो आंसर ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस एंड डिवाइड बाय दिस करोगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा 103.35। दिस इज योर वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल, ठीक है। एक बार आंसर वेरीफाई करा देता हूँ आपको। So see, this is your answer. First one is 91.89 and the second one is your this 103.35. Second one is 103.35. ठीक है, that's it. Answer is get verified. Now let us see on this करके क्या करना है, वीडियो पॉज करके लिखना चालू करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके लिखना चालू करो। दिस वन, चलो ये हो गया, ये लिख लो, डन विथ दिस। नाउ राइट लाइक, ये लिखो, द लास्ट वन इज दिस, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, चलो वेरी गुड करके। वीडियो समझ गया, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज आप शेयर करोगे तो उनकी केयरिंग होगी, ठीक है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, आपको शेयर करना है एंड बताना है कि देयर इज सर्टन वीडियो विच इज हेल्पिंग आउट इन द इंटरनेट आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो आपको जैसा भी लगा यू कैन गिव अस अ फीडबैक। फीडबैक मेल आई डी इज़ वेरी सिंपल, आपको लिखना है feedback.cakg1@gmail.com, ठीक है। दैट्स इट, मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।